तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर। 2 दिन पहले हमने सिद्धू मूसावाला के अनफॉर्चूनेट मर्डर की कहानी की थी। उसमें बहुत से नए तथ्य उभर के सामने आ रहे हैं। जो बातें हमने उस एपिसोड में की थी उनमें से काफ़ी सारी बातें सही सिद्ध होने जा रही हैं। कुछ तो बहुत ही क्लियर हो गई हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं इस केस को पूरी तरह से सही ट्रैक करने की कोशिश हो रही है, इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कहीं ना कहीं सब इस किस्म का माहौल है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ा जाए तो कैसे बढ़ा जाए या वेट किया जाए। जो कहते हैं ना कि जितनी वेट करोगे उतना मामला डाइल्यूट होता जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक हादसा होता है, एक कत्ल होता है, शरेआम रोड पे मर्डर होता है तो पुलिस सबसे पहले वो केस रजिस्टर करती है अपनी तरफ से, वो हमने बात की। उसके बाद जो गवाह होते हैं, चश्मदीद गवाह, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है और वो अगर सीरियस केस है तो पुलिस वो स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करती है ताकि कल को वो चश्मदीद गवाह अपने बयान से मुकर नहीं सके। ये एस्टेब्लिश्ड जुडिशियल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ। आज एक बहुत अजीब एक घटना हुई है पंजाब में। घटना ये हुई है कि जिन आरोपियों का स्टेटमेंट पुलिस को लेना चाहिए था और पुलिस को उसके बारे में पब्लिक को बताना है कि नहीं बताना है, या कितना बताना है, कितना छुपा के रखना है, ये काम पुलिस का होता है। लेकिन पंजाब में क्या हुआ, एक एमएलए रूलिंग पार्टी का, आम आदमी पार्टी का एमएलए, जो उसके मूसावाला के पड़ोसी तहसील सरदूलगढ़ का एमएलए है, वो शख्स आज उन 2 इंजर्ड आरोपियों को, जो इस केस के चश्मदीद गवाह हैं शुरू से लेकर आखिर तक, उनको हॉस्पिटल में मिलने जाता है लुधियाना के डीएमसी में, दयानंद मेडिकल कॉलेज में। और वो हॉस्पिटल के उस वार्ड में जिसको पुलिस ने पिछले 2 दिन से एक तरीके से सील करके रखा हुआ था। उन लड़कों के रिश्तेदारों को मिलने नहीं दिया जा रहा था, प्रेस को कहीं नज़दीक फड़कने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज एक एमएलए रूलिंग पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, वो उस हॉस्पिटल में जाके उन दोनों गवाहों से बात करता है और बाहर निकल के एक ही चैनल के रिपोर्टर्स को पूरा बयान देता है। अरे भाई, अगर आप किसी को मिलने गए हो, आपको उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है तो आप पूरे मीडिया को बताइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। वाई सेलेक्ट वन चैनल, और वो चैनल जो एक बड़े बिजनेस हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें 2 बातें आपको समझनी होंगी। एक तो कत्ल पंजाब में होता है, आरोपियों की तलाश पंजाब कर रहा है, जहाँ पंजाब की पुलिस कर रही है। लेकिन उस मेन आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, उसका ताबा पंजाब पुलिस के पहले दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ले लेता है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस किसके अंडर है आपको सबको पता है। इस केस का पूरा बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट किस पार्टी को जाने वाला है वो भी आपको पता है। जिस पार्टी के हाथ में दिल्ली की सत्ता है और जिस पार्टी के हाथ में दिल्ली की पुलिस है, ये उनका मामला है।
वो आदमी पंजाब की पुलिस के कब्जे में नहीं आए, उसको प्रीएम्प्टिवली रोकने के लिए उस आदमी का ताबा पहले ही ले लिया जाता है। इसके पहले का केस आपको बता दूं मैं, छोटा सा, किसी ने नोटिस नहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले एक बीजेपी कार्यकर्ता ने केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कुछ इल्ज़ामबाजी की। उसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने वारंट निकाल दिए और उसको दिल्ली में पकड़ने गए। उस आदमी ने दिल्ली की कोर्ट मूव करके ये इजाज़त ले ली कि मुझे पंजाब पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकेगी। एक बग्गा करके शायद उसका नाम था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सरदार जी दिल्ली का एक। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी अरेस्ट पे रोक लगा दी और पंजाब पुलिस को ये कहा कि आपको अगर कुछ उसका बयान लेना है तो आप दिल्ली में आके उसके घर पे आके उसका बयान ले सकते हो, आप उसको पंजाब नहीं लेके जा सकते। ये दिल्ली कोर्ट का ऑर्डर था। उसी तरह आज लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के तापे में है। कल को अगर कोई बात होती है, पंजाब पुलिस उसका प्रोडक्शन वारंट मांगती है, तो बिल्कुल होगा 90% कि कोर्ट बोलेगी कि आप उसका बयान जो है वो दिल्ली पुलिस के कस्टडी में जाके ले सकते हो। एक आदमी ऑलरेडी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, 5 दिन के रिमांड में है, जो आने वाले 2 दिनों में रिमांड बढ़ भी सकता है। तो आपने उसकी कस्टडियल जो इंटरोगेशन करनी है वो दिल्ली पुलिस के पास जाके कर सकते हो। तो इस किस्म का माहौल पहले ही बना लिया गया था कि कहीं किसी तरह लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस के हाथों में ना सौंपा जाए। और ये करने के बाद भी, ये पूरा प्री प्लान लगता है मुझे, उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली हाई कोर्ट को मूव करता है कि मुझे पंजाब पुलिस के हवाले ना किया जाए। लेकिन वहाँ ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम आई, वहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई अपनी पिटीशन वापस ले लेता है। आज के दिन ये वीडियो आज का इसलिए लेट हुआ कि मैं हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट जो प्रोसीडिंग्स थी उनका वेट कर रहा था। कुछ वकीलों से बात करनी थी जो मिल नहीं रहे थे, इसलिए काफ़ी लेट हुआ आज का वीडियो। आज लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि अगर पंजाब पुलिस मेरा ताबा मांगती है तो वो ना दिया जाए, क्योंकि मेरी जान को पंजाब पुलिस से खतरा है, मेरा एनकाउंटर पंजाब पुलिस कर देगी। उसका ये जो खतरे का जो उसका अंदेशा है वो कोई नाजायज़ नहीं है। इस किस्म के काम पहले पंजाब में हो चुके हैं। आपको मालूम होगा, बहुत से लोग क्राइम को स्टडी करते हैं, देखते हैं। इसके पहले भी इस किस्म के कांड पंजाब में हो चुके हैं। पंजाब का एक नामचीन बदमाश था, गैंगस्टर था, सुक्खा काड़ू। वो पुलिस कस्टडी में था। उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा रहा था और रास्ते में फगवाड़ा में जब पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की प्रोटेक्शन में, पुलिस की गाड़ी में, जिसमें 6-7 पंजाब पुलिस के आर्म्ड कमांडोज उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन सब की हाज़िरी में एक गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी को रोका जाता है। उसमें से बदमाश नीचे उतरते हैं, पुलिस वालों के हथियार अपने कब्ज़े में लेते हैं, पुलिस को डिसआर्म करते हैं। उसके बाद उस गैंगस्टर को शरेआम सड़क के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला के मारते हैं और फिर उस बदमाश की, सुक्खा कालों की बॉडी पे भांगड़ा डांस करते हैं, नाच करते हैं और बड़े आराम से ये पूरे कांड को अंजाम दे के वहाँ से निकल जाते हैं। अगर इस किस्म के काम पुलिस की हाज़िरी में,
पुलिस की एस्कॉर्ट के सामने हो सकते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टैंड जो उसने हाई कोर्ट में लिया है, काफ़ी हद तक फैसला मुझे लगता है उसके हक में जाएगा। इसके पहले भी 2003 में 2 मर्डर केसेस में बिश्नोई वांटेड था। पंजाब और चंडीगढ़ की पुलिस उसका ताबा मांग रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने देने से इनकार किया। वो सुप्रीम कोर्ट तक गया और जब परमिशन मिली तो उसमें शर्तें इतनी थी कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको बिश्नोई का ताबा देते हैं, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने की, पूरे सफ़र की वीडियोग्राफी की जाएगी, और अगर उसको कुछ हो जाता है तो उस इलाके का, उस डिस्ट्रिक्ट का, उस रेंज का जो आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आप देखिए, कमाल है हमारे देश का कानून। एक शरीफ आदमी, आर्टिस्ट, कलाकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उसका तो मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके मर्डर के आरोपी को कोर्ट पूरी ब्लैंकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हिदायत देती है कि आप इस क्रिमिनल को नहीं मारोगे, शरीफ आदमी मर जाए तो कोई मतलब नहीं है। तो इस किस्म के कांड बिश्नोई पहले भी कर चुका है। उसी बेस पे आपको मालूम है, कोर्ट के जो केसेस के फैसले होते हैं उसमें प्रेसिडेंट्स जो हैं वो कोर्ट किए जाते हैं कि देखिए जज साहब, इसी किस्म के एक केस में फलां साल में फलां स्टेट में ऐसा फैसला आया था और आपकी कोर्ट ने ये फैसला इस साल में इस तरीके से दिया था, ये केस बिल्कुल उसी तरह का है, और कोर्ट को अपने पहले फैसले को मानते हुए उसी किस्म का फैसला दोबारा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये कानून की कमज़ोरियाँ हैं, कानून की बंदिशें हैं, जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, जो काम पंजाब पुलिस को पहले करना चाहिए था वो दिल्ली पुलिस ने किया, वो भी छोड़ो। उसके पहले आते 2.5-3 महीने पहले पंजाब के एक नामचीन कबड्डी प्लेयर को मारा जाता है, उसके आरोपी दिल्ली पुलिस पकड़ती है। आज 3 महीने हो गए, एक आरोपी का ताबा भी पंजाब पुलिस ने नहीं लिया है। छोड़िए आज की बात, दोबारा उसी बात पे आता हूँ। बिश्नोई इस केस में कैसे साफ बच के निकल जाएगा, जाए या निकल जाएगा, उसकी तैयारियां सरकार ने पहले ही कर ली हैं। उसके बहुत से कारण हैं। ये एमएलए साहब, सरदूलगढ़ के एमएलए, वो उस प्रेस को बताते हैं, मीडिया के एक रिपोर्टर को, कि उन 2 आरोपियों के ये नाम हैं, उनके नाम भी बता दिए। एक आरोपी के साथ बैठ के उन्होंने हॉस्पिटल में सेल्फी भी ली और वो पिक्चर भी मीडिया में दे दी। आप बताइए, जो इतने बड़े केस में 2 गवाह हैं, उनके नाम एमएलए पब्लिक कर रहा है, उनकी फ़ोटोआँ मीडिया को दिखा रहा है। अब अगर लॉरेंस बिश्नोई को इस केस से बचना है तो सबसे पहले वो इन 2 गवाह को मारेगा। वो गवाह कौन है? वो एमएलए साहब ने बता दिया कि ये है। मतलब क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? जो काम पुलिस को करना चाहिए, पब्लिक के सामने क्या बताना है क्या नहीं बताना है, वो पुलिस का काम होता है। और पंजाब में वो काम एक पॉलिटिशियन कर रहा है, जिसका नाम आज तक मैंने कभी नहीं सुना था, पहली बार शायद एमएलए बना है वो। तो ये एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री या आपकी लीडरशिप ने उसको भेजा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है कि इसमें आप पार्टी क्या कर रही है, तो एक डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज में उसको भेजा। लेकिन उसके बाद उस आदमी ने इतना डैमेज कर दिया कि जिसको अभी कंट्रोल करने में बहुत समय लगेगा, या शायद ये डैमेज परमानेंट भी हो सकता है, जिसको कभी ठीक नहीं किया जा सकेगा। कल हाई कोर्ट में
बिश्नोई की पिटीशन सुनी जाएगी, उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन एक और ख़ास डेवलपमेंट जो कल हुई, लॉरेंस बिश्नोई का ऑपोजिट वाले जो गैंगस्टर हैं, जिनमें दीपक बवाना, देवेंद्र बम्बिहा, इस किस्म के लोग जो शुरू से उसके खिलाफ रहे हैं, बहुत बड़े गैंग हैं उनके अपने, उन लोगों ने ओपन एक बयान दिया है, एक चैलेंज दिया है कल मीन्स आज से 24 घंटे पहले, कि हम आने वाले 48 घंटे में सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का बदला लेंगे और बहुत बड़े तरीके से लेंगे। और अगर उन गैंगस्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने आज तक जो कहा है वो किया है। मुझे लगता है कि कल या परसों 48 घंटे पूरे होने के पहले या थोड़े समय बाद पंजाब में एक और बड़ा हादसा होने वाला है। ये पंजाब की हालत है। वो पंजाब पुलिस जिसको प्रिवेंटिव अरेस्ट करनी चाहिए थी, जिनको बड़े लेवल पे धरपकड़ करनी चाहिए थी, छोटे बड़े बदमाशों को जिनका कहीं ना कहीं इन गैंग्स के साथ पहले इतने केसों में नाम आ चुका था, उनका जिक्र हो चुका था, उनको पकड़ के अच्छी तरह तहकीकात करनी चाहिए थी। वो पंजाब पुलिस और वो सरकार इस चिंता में लगी थी कि इसकी इंक्वायरी एक एसआईटी को दी जाए और उस एसआईटी में कौन कौन होगा। अब देखिए, दुनिया भर में कहीं भी जो क्राइम होता है, जो लोकल पुलिस होती है वो काम करती है। एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन इलाके का एसएचओ करता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, लेकिन उस काम को अभी दे दिया गया एक आईजी, एक डीआईजी, एआईजी, एक एसएसपी, एक एसपी, एक डीएसपी, एक सर्कल इंस्पेक्टर, ऐसे 6 लोगों की एसआईटी बना दी गई। जो काम एक सब इंस्पेक्टर का था, एसएचओ का था, उस काम को अभी हवाले कर दिया 6 लोगों को जो गैजेट ऑफिसर हैं, स्टार्ड ऑफिसर्स हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि अगर ऐसी एसआईटीज़, आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि पंजाब हिंदुस्तान की अकेली स्टेट है जहाँ पे कोई 500-600 एसआईटी बन चुकी हैं। जिस केस को भी रफा दफा करना होता है, लटकाना होता है, उस केस को लंबा खींचना है तो एसआईटी बना दी जाती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अरे महाराष्ट्र में इतने साल मैंने क्राइम कवर किया, इतने सालों में मुझे सिर्फ एक ही एसआईटी याद है जो 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बनी थी। उसमें एमएन सिंह जो उस समय के जॉइंट कमिश्नर थे, वो सीनियर मोस्ट आईपीएस होने की वजह से उस एसआईटी के चीफ थे। उसमें राव के आदमी थे, आईबी के आदमी थे, बॉम्बे पुलिस के लोग थे। वो एक एसआईटी पहली बार हमने सुनी। और मुंबई में क्राइम कोई पंजाब से कम नहीं होता, बहुत सीरियस क्राइम होता है, लेकिन वहाँ पे लोकल पुलिस हैंडल करती है, पुलिस को अपना काम करने दिया जाता है। और पंजाब में एक फैशन बन गया है कि जिस केस को कुछ नहीं करना उसकी एसआईटी बना दो। अब एसआईटी का क्या होता है, 6 मेंबर बना दिए, मीटिंग होगी, उसमें 4 ऑफिसर आएंगे नहीं, 2 आएंगे, मीटिंग कैंसिल। उसके बाद अगले महीने दूसरी मीटिंग। अरे भाई, ले दे के काम तो लोकल पुलिस ने करना है, गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, कॉन्स्पिरेसी को नंगा करना है, वो काम तो लोकल पुलिस का है। एक ऐसा हो कि एसएचओ की कुर्सी पे बैठ के आईजी क्या करेगा, उसको लोकल इलाके का पता नहीं, लोकल लोगों को नहीं जानता। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ा नुकसान इस एमएलए साहब ने आज अपनी मीडिया पब्लिसिटी के उस साधन से किया है, उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे मूसावाला की गाड़ी जैसे ही घर से निकलती है तभी से उसका पीछा होने
लग गया था। और फिर मूसावाला की गाड़ी हार्डली 1 किलोमीटर से पहले ही पीछा हुआ और 8-9 किलोमीटर तक जाते जाते उस गाड़ी के टायर पे फायरिंग की गई। उसके बाद मूसावाला ने अपने रिवाल्वर से 2 फायर किए, हवा में किए, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने इतनी गोलियां चलाई कि उनके वो जो दोस्त थे जिनके वो एमएलए आज मिल के आए, वो दोस्तों का कहना है कि इतना धुआं उठा गोलियों से कि उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब क्या बढ़िया एक बहाना एमएलए साहब ने बिश्नोई गैंग के शूटर को दे दिया कोर्ट कचहरी से बचने के लिए। अब कल को जब केस चलेगा, वहाँ पे जब आरोपियों को पेश किया जाएगा, तो ये जो विटनेस हैं 2, ये कटहरे में खड़े होके उन आरोपियों को आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ आइडेंटिफिकेशन पैरेड में जेल में जाके आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आदमी थे जिन्होंने गोलियां चलाइयाँ। वो आदमी इस एमएलए का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑन कैमरा वो पेश कर देंगे, कहेंगे कि हॉस्पिटल में इन लोगों ने कहा था कि इतना धुआं उठा, हमने कुछ नहीं देखा, आज ये आरोपी हमें कैसे पहचान रहे हैं। तो इतनी गलतियां, इतने ब्लंडर पुलिस की आंखों के नीचे कैसे हो सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक ही बात नहीं, बहुत बातें हैं। और जो लोगों ने इसका जो क्रेडिट लिया, वो गोल्डी बराड़ कनाडा से फ़ोन करके जिसने कहा कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, उसने कुछ चंद हज़ार रुपयों के लिए कैसे लोगों को फिरौती मांगने की धमकियां दी, उसके भी मैं आपको किस्से आने वाले दिनों में सुनाऊंगा। बहुत कुछ हो रहा है पंजाब में, और मुझे इस बात का दुख होता है कि वो स्टेट जिसमें एक कला का, कल्चर का, आर्ट का, एक ईमानदारी का, धर्म का डंका बोलता था, आज वहाँ पे इंसान नहीं, गोलियाँ बोल रही हैं। ये संस्था से रोकना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।